हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 इन हिंदी। तो चैप्टर है भारतीय समाज। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं। जो हम लोग क्लास 11th में पहले पढ़ चुके हैं वही सब चीज़ें अब हमको एक बार रिव्यू कराई जा रही हैं। और क्या है, आगे के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट फिर भी आपका ये चैप्टर 4 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बुक कंटेन करता है। बट मैंने सिलेबस वीडियो में बता रखा है कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, वो आप देख लेना। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, हमें पुरानी चीज़ें ही सब एक बार रिवाइज़ करनी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है वीडियो में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, सिंपल। आपको डेफिनेशंस वगैरह अपनी बुक में मिल जाएंगी, आप उनसे याद कर सकते हो। आपको आपके टीचर्स लिखवाएंगे, आप वो याद कर सकते हो। और समझने के लिए आप केवल ये वीडियो देख सकते हो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि समाज क्या है। तो समाज व्यक्तियों के उस समूह को जिसमें आपस में संबंध पाया जाता है उसे समाज कहते हैं, सिंपल, ठीक है भाई। जो सोशल रिलेशनशिप पाई जाती हैं, व्यक्तियों का जो समूह होता है, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनका ग्रुप है और उसमें आपस में संबंध है, ठीक है, तो उसे हम समाज कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ये वैसे पूछी नहीं जाएगी, बट 1 मार्कर क्वेश्चन में अप्रॉक्सली आ सकती है, ज़्यादा इससे कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब बात आती है भारतीय समाज की। तो स्मिथ के अनुसार भारत में वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा तथा रीति रिवाज संबंधी विभिन्नताओं में अखंड सार्वभौमिक एकता पाई जाती है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन भारतीय समाज की दे रखी है। क्या भारत का समाज क्या है? यहाँ पर वंश, वर्ण, भाषा, वेशभूषा और रीति रिवाज संबंधी विभिन्नताएं जो हैं उनमें अखंड सार्वभौमिक एकता पाई जाती है। मतलब भारत की अनेकता में एकता पाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग वर्ण हैं, वंश हैं, भाषा है, वेशभूषाएं हैं, रीति रिवाज हैं, इन्हीं विभिन्नताओं में एकता पाई जाती है, ठीक है। अब आता है भारतीय समाज के गुण या भारतीय समाज की मौलिक विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है अनेकता में एकता। तो क्या है, अनेक सांस्कृतिक व भौगोलिक विभिन्नताओं के बावजूद भारतीय समाज में अखंड एकता पाई जाती है। ये सब आप भी जानते हैं कि भारत में अलग अलग संस्कृतियां हैं, ठीक है। सबकी भौगोलिक विभिन्नताएं, मतलब सब जगह का क्लाइमेट अलग है, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या है, भारतीय समाज में अखंड एकता है। सब लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। कई प्रकार के आपसी तनाव भी होते हैं, पर उसके बाद भी भारत में कोई भी संस्कृति एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। सभी संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो कि नहीं टूट सकती, ठीक है। आगे आता है संयुक्त परिवार प्रणाली। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। संयुक्त परिवार क्या होता है? इसमें कई पीढ़ियों के सदस्य संयुक्त रूप से साथ रहते हैं। सबकी सबसे अधिक आयु का जो सदस्य होता है वो परिवार का कर्ता होता है। कर्ता मतलब सब कुछ करने वाला, परिवार को संभालने वाला, ठीक है, जो सभी प्रकार के निर्णय लेकर परिवार को संचालित करता है। सारे निर्णय कौन लेता है? परिवार का हेड। यह प्रणाली हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदायों में पाई जाती है। तो ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं संयुक्त परिवार के बारे में। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, कई पीढ़ियों के सदस्य जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। जैसे हम हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, ठीक है, जो हमारे दादी दादा हैं। तो क्या हुआ, 1 2 3 3 4 पीढ़ियाँ एक साथ इस परिवार प्रणाली में रहती हैं, ठीक है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में पाई जाती है। सिख समुदाय में भी पाई जाती है, मतलब मोस्टली समुदायों में ये पाई जाती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है वर्ण, आश्रम और जाति व्यवस्था। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि भारतीय समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित है। कौन से वर्ण है वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम होता है पूजा पाठ करना, क्षत्रियों का कार्य होता है रक्षा करना, सब बुक में कहा गया है, ठीक है। शूद्रों का कार्य होता है साफ सफाई करना। अब जो भारतीय समाज के वर्णों की जो व्यवस्था है उसके अंदर ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो सबसे उच्च बताई गई है और शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न बताई गई है, ठीक है। आगे आती है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के जीवन के 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। 4 आश्रमों में बांटा गया व्यक्ति के जीवन को। पहला होता है ब्रह्मचर्य, जिसकी एज होती है 1 से लेकर 15 तक, ठीक है, सॉरी 1 से लेकर 25 तक। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम, जिसकी जो एज होती है वो होती है 25 से लेकर 50 तक। और फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसकी एज होती है 50 से लेकर 75 तक। और लास्ट में आता है संन्यास आश्रम, जिसकी एज होती है 75 से लेकर 100 तक। प्रत्येक आश्रम के एक निर्धारित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होता है। ब्रह्मचार्य जीवन की उम्र जो होती है वो पढ़ने लिखने वाली होती है। गृहस्थ जीवन के बारे में बताया कि इसमें वैवाहिक जीवन होता है आपका। संन्यास आश्रम वो होता है जब आपको संसारिक मोह से दूर हो जाना होता है और पूजा पाठ में ध्यान लगाना होता है, ठीक है। वो संन्यास आश्रम होता है जिसमें आपको अपनी घर गृहस्थी से दूर हो जाना चाहिए। ऐसा आश्रम व्यवस्था में बताया गया है, ठीक है। ये हम भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़ने हैं, ठीक है। बैक टू टॉपिक हो जाते हैं। अब फोर्थ आता है हमारा पुरुषार्थ, ठीक है। फोर्थ विशेषता आती है हमारी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन का लक्ष्य। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मानव जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? मोक्ष प्राप्त करना। और इन चारों पुरुषार्थों की जो प्राप्ति है वो आश्रम व्यवस्था के माध्यम से हो सकती है। जैसे पहला आता है धर्म, तो ये धर्म की प्राप्ति हम ब्रह्मचर्य अवस्था में कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में कर सकते हैं। काम की प्राप्ति जो है वो हमारी गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति हमारी संन्यास आश्रम में हो सकती है। तो इन पुरुषार्थों की पूर्ति हम आश्रम व्यवस्था से कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है संस्कार। 5वां पॉइंट आता है हमारा संस्कार, 5वीं विशेषता। ठीक है, तो इसके अनुसार भारतीय समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के लिए विविध संस्कारों का विधान रखा गया है। ठीक है, भारतीय समाज में जन्म से लेकर मरने तक इंसान के लिए बहुत सारे संस्कारों को रखा गया है। ठीक है, संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की धार्मिक क्रियाएं। वैसे तो गौतम धर्म सूत्र में मनुष्य के जीवन में लगभग 40 संस्कार बताए गए हैं, बट हमारी बुक 16 मुख्य संस्कार बताए गए हैं। ठीक है, जो 16 मुख्य संस्कार बताए गए हैं उनमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ, उनके सबके नाम बता देती हूँ। ठीक है, पहला गर्भाधान, फिर पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातकर्म, 5वां नामकरण, 6ठा निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन, 8वां चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, उपनयन, विद्यारंभ, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्योष्टि। ये 16 जो हैं वो हमारे मेन संस्कार, यहाँ पर मुख्य संस्कार बताए गए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं रण व्यवस्था की। व्यक्ति को अपने जीवन में अन्य प्राणियों व मानवों के प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इन कर्तव्यों को रण कहा जाता है, जो कि हमें अपने जीवन में चुका देने चाहिए। ये भारतीय समाज के बारे में बात हो रही है, तो ये 6ठी भारत की विशेषता बताई जा रही है भारतीय समाज की, कि यहाँ पे रण व्यवस्था को माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि व्यक्तियों के ऊपर बहुत से रण होते हैं, पृथ्वी का रण होता है, मतलब बहुत सारे मानव जीवन में बहुत सारे ऋण होते हैं जिन्हें उसे उतार देना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऋण किसका होता है? देवताओं का। तो पहला ऋण होता है देव ऋण, दूसरा आता है पितृ ऋण, तीसरा होता है ऋषि ऋण, चौथा होता है अतिथि ऋण और 5वां होता है भूत ऋण। तो ये 5 ऋण हमको उतार देने चाहिए, तभी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 7वां आता है विवाह के विभिन्न स्वरूप। तो भारतीय समाज की एक विशेषता है कि उसमें विवाह के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार किया गया, जैसे एक विवाह तथा बहुविवाह। कानूनी रूप से एक विवाह को स्वीकार किया गया। ठीक है, ये हम पहले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एक विवाह और बहुविवाह क्या होता है। ठीक है, बहुविवाह में बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह भी आता है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब आता है 8th पॉइंट, धर्म की प्रधानता। आदिकाल से ही भारतवासियों के जीवन में धर्म का विशेष महत्व रहा है। या आप भी जानते हो हमारा जो पूरा कल्चर है, इंडियन हेरिटेज है, वो धर्म पर आधारित है काफ़ी हद तक। तो यह सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। धर्म आत्मा की शुद्धि पर बल देता है। धर्म में स्वर्ग और नरक की धारणा भी होती है। ठीक है, तो धर्म के बारे में आप लोग और मैं भी काफ़ी कुछ जानते हैं। तो सोशियोलॉजी है ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी जनरल नॉलेज पर बेस्ड होता है। सोशियोलॉजी में हम पहले ही उसके बारे में, समाज के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, हमें सब चीज़ें जो हैं वो स्कूल कॉलेज जाकर नहीं पढ़नी पड़ती। काफ़ी हद तक सोशियोलॉजी को हम अच्छे से पहचानते हैं, बिकॉज वो हमारे नेचर में दिखाई देती है। ह्यूमन नेचर में हम सोशियोलॉजी को पहले ही समझ चुके होते हैं। ठीक है, 9th पॉइंट अब आता है, अभी हम भारतीय समाज की जो विशेषताएं पढ़ रहे हैं उसका 9th पॉइंट आता है पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। तो पारिवारिक सत्ता के आधार पर 2 प्रकार के परिवार होते हैं, जैसे पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। ठीक है, पितृसत्तात्मक में पिता की प्रधानता होती है और मातृसत्तात्मक में माता की प्रधानता होती है। तो यहाँ तो वर्ड से ये समझ में आता है, पितृ मतलब पिता, सत्ता तो आप समझते ही हो, पितृसत्ता मतलब पिता की सत्ता। ठीक है, पिता की सत्ता जिन परिवारों में चलती है वो परिवार हमारे भारत में प्रधान मतलब मुख्य माने जाते हैं। मातृसत्तात्मक परिवार बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, अब 10th पॉइंट आता है ग्राम्य और कृषि समाज की प्रधानता पाई जाती है भारत में। भारत की लगभग 65% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। हाँ, ये बात अलग है कि नगरीकरण जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है, फिर भी कृषि की प्रधानता है। अब भारत की मौलिक विशेषताएं खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद की बारी आती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर शासन करना उपनिवेशवाद कहलाता है, जैसे कि ब्रिटेन ने किया था भारत पर। इसमें क्या होता है, उपनिवेशवाद में किसी अन्य देश से या किसी संपन्न देश से लाभ कमाकर अपने देश में लगाना। ठीक है, यहाँ से लाभ कमाकर या यहाँ से सारे लाभ के संसाधनों पर, स्रोतों पर अपना अधिकार कर लेना और उनसे प्राप्त लाभ को अपने देश के विकास में लगाना, इसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद की अवधारणा का विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य, जब भौगोलिक खोजों के उपरांत साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों के द्वारा विश्व में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, अब टर्म आता है नव साम्राज्यवाद। क्या है ये? 18वीं शताब्दी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नव साम्राज्यवाद का चरण आरंभ हुआ। इसमें कुछ औद्योगिकृत पूंजीवादी देशों ने विश्व में लगभग संपूर्ण भाग पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। औद्योगिकृत पूंजीवादी देश कौन से हैं? औद्योगिकृत कैसे हुए? वो मतलब जिनके पास संचार के साधन हैं और वेल डेवलप्ड वो देश हैं अभी से ही, उनके पास काफ़ी संचार के साधन हैं और काफ़ी, जैसे उनका हम कह सकते हैं कि
आर्थिक रूप से वो अच्छे हैं, ठीक है, और पूंजीवादी देश है। पूंजीवादी देशों में जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका, ये सारे पूंजीवादी देश हैं। कुछ औद्योगिकृत पूंजीवादी देशों ने विश्व के लगभग संपूर्ण भाग पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वो समय नव साम्राज्यवाद कहलाया, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है? अब राष्ट्रवाद आता है। राष्ट्रवाद से अभिप्राय अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना से है, जो एक राष्ट्र के नागरिकों को दूसरे राष्ट्र के नागरिकों से अलग करता है। कैसे निष्ठा की भावना? अपने ही राष्ट्र के प्रति जब किसी नागरिक में देशभक्ति की या उस राष्ट्र की सेवा करने की भावना होती है, या उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना होती है, तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। यह भावना किसी देश के नागरिकों में होती है तो किसी के नागरिकों में नहीं होती, इसलिए ये एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से अलग करती है, ठीक है। अब आता है वर्ग। समाज के ऐसे लोगों का समूह जो एक ही प्रकार के सामाजिक या आर्थिक स्तर से संबद्ध होते हैं, वर्ग कहलाता है। जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है। तो वर्ग क्या होता है? ऐसे लोगों का समूह होता है जो सामाजिक रूप से या आर्थिक स्तर से संबद्ध होते हैं। आर्थिक स्तर से जैसे सब लोग मिडिल क्लास होते हैं, सबकी इनकम एटलीस्ट ऐसे होती है, बराबर होती है, या जो निम्न वर्ग होते हैं उनकी इनकम बहुत लो होती है। जो मिडिल क्लास होते हैं उनकी जो इनकम है वो इतनी होती है कि उनकी फैमिली चल जाए। मतलब क्या होता है, लोगों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी होती है। कुछ बहुत ऊंचे लोग उच्च वर्ग के होते हैं, कुछ बहुत निम्न वर्ग के होते हैं, और कुछ मिडिल क्लास होते हैं। तो इन वर्गों के काम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। वर्ग के बारे में बहुत अच्छे से हम 11वीं की बुक में भी पढ़ चुके हैं। आप चाहो तो उसको रिवाइज कर सकते हो अगर अच्छे से इस टॉपिक को समझना चाहते हो। बट वर्ग की मेन डेफिनेशन यही है कि समाज के ऐसे लोगों का समूह जो एक ही प्रकार के सामाजिक या आर्थिक स्तर से जुड़े हुए होते हैं, संबद्ध होते हैं, उसे वर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो अब बारी आती है समुदाय। ऐसे लोगों का समूह जो समान धर्म, जाति, कार्य आदि से संबंधित होते हैं, उन्हें समुदाय कहते हैं, ठीक है। जो लोग किसी एक धर्म के होते हैं, या किसी एक जाति के होते हैं, या किसी एक कार्य को करने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समुदाय। जैसे विद्यार्थी समुदाय, हम सब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सभी उस समय विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। तो उसको विद्यार्थी समुदाय कहा जाएगा। जब भी सब लोग, मान लो एक स्टाफ है, ठीक है, वहाँ पे सारे क्या होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, उन टीचर्सों की बहुत सारे लोग होते हैं, उनका सबका समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है? समुदाय, शिक्षक समुदाय कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे एक साथ रहने वाले लोग होते हैं जो सिमिलैरिटीज़ में रहते हैं, मतलब जैसे उनकी आर्थिक अवस्था एक जैसी सी होती है, या उनके रहन सहन का तरीका एक जैसा होता है, तो उन्हें स्थानीय समुदाय हम कह सकते हैं। ऐसे ही जाति समुदाय भी होता है। तो कई प्रकार के समुदाय होते हैं। अगला टॉपिक आता है भूमंडलीकरण। तो विश्व के किसी एक हिस्से में होने वाली किसी क्रियाकलाप या निर्णय का विश्व के दूसरे हिस्से में रहने वाले व्यक्ति या समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव को भूमंडलीकरण कहते हैं। अब टॉपिक आता है एकीकरण। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बन जाते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा, राष्ट्र का एकीकरण, ये लाइन सुनी होगी, ठीक है। राष्ट्र का एकीकरण कैसे? मतलब राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न लोगों का एक दूसरे का साथ देना, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल जाना, एक सूत्र में बंध जाना, इसी को एकीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आत्मवाचक। ये थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो समाजशास्त्र द्वारा यह ज्ञान होता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा खुद के लिए क्या दृष्टिकोण है। इसी प्रक्रिया को आत्मवाचक कहते हैं, ठीक है। अपने बारे में जानना, समझना, इसे ही आत्मवाचक कहते हैं। जितना आत्मवाचक या आत्म साक्षात्कार हमारा आलोचनात्मक होगा, क्या होगा? व्यक्ति का विकास उतने ही बेहतर तरीके से होगा। मतलब जितना हमें औरों के नज़रिए से हमारी गलतियाँ पता चलेंगी, ठीक है, हमारी बुराइयाँ या हमारी कमियां हमें पता चलेंगी, हमारे चरित्र की आलोचना होगी, उतना ही हमारा विकास बेहतर होगा। मतलब हम उतनी ही जल्दी उन गलतियों को दूर कर अपना विकास अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब आता है भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव। सारे छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म हो गए। अब ये आता है कि पाश्चात्य संस्कृति का मतलब पश्चिमी संस्कृति का, यूरोप की संस्कृति का हमारे भारत की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो कई प्रभाव पड़े हैं, कई जो है चेंजेस आए हैं। जैसे पहला है जाति प्रथा के प्रभाव में कमी, या जाति प्रथा के महत्व में कमी आई है। भारत में जाति प्रथा को बहुत महत्व दिया जाता था। औद्योगिकरण के कारण नगरों का तीव्र विकास हुआ, ठीक है, तथा यातायात के साधनों में भी प्रगति हुई। मतलब जो आने जाने के साधन है, यातायात के, यहाँ से वहाँ जाने के जो साधन है, उनमें भी प्रगति हुई। अब लोगों के एक साथ काम करने से, औद्योगिकरण के कारण जो है फैक्ट्रीज बनी, ऑफिसेज बने, तो उनमें लोगों के एक साथ काम करने से, एक साथ उठने बैठने से और एक साथ बात करने से, कम्युनिकेट करने से क्या हुआ? जाति प्रथा के बंधनों में कमी आई, ठीक है।
जाति प्रथा के जो प्रभाव था वो कम हुआ और एक जो विभिन्न जातियां थी उनके बीच की दूरी कम हुई है। इसी के साथ यहाँ जहाँ कुछ अच्छा हुआ वहीं कुछ ये भी हुआ कि धर्म के प्रभाव में कमी आई, धर्म का प्रभाव घटा है। ज्ञान विज्ञान भौतिकवादी सोच ने भारतीय नवयुवकों को धर्म से विमुख कर दिया है, काफ़ी हद तक धर्म से दूर हुए हैं। अनेक धार्मिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का अंत हुआ है। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है इसका कि धार्मिक जो कुरीतियाँ थी और अंधविश्वास थे उनका अंत हुआ है और जो तर्क है उसको अधिक महत्व दिया जाने लगा। अब बात आती है संयुक्त परिवारों का विघटन। हाँ भाई, बिल्कुल हुआ है। औद्योगिकरण के कारण, मतलब संचार के साधनों में वृद्धि के कारण या नव निर्माणों के कारण जो औद्योगिकरण हुआ है, गाँव से जो काम करने लोग यहाँ पर आए हैं, अपने फैमिली को छोड़कर आए हैं, इससे क्या हुआ, इससे संयुक्त परिवार टूटे ही तो हैं। ठीक है, पश्चिमी संस्कृति ने क्या किया, व्यक्तिवाद को अधिक महत्व दिया, मतलब व्यक्ति अपना सोचे और अपने लिए ही करे, अपने आप का विकास करे, इसी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है पाश्चात्य संस्कृति में। ठीक है, तो अब फोर्थ पॉइंट आता है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। पहले क्या था, जो भारतीय स्त्रियां थी वो घर की चारदीवारी में रहती थी, मतलब इतना भी नहीं कि चारदीवारी में ही रहती थी, बिल्कुल कैद रहती थी, ऐसा भी नहीं था, बट उनको काफ़ी रोक टोक थी। उनको पहनने में या उनको कह लो वेशभूषा में काफ़ी रोक टोक थी कि उनको बिल्कुल श्रृंगार करके रहना है या बिल्कुल साड़ी पहननी है या बिल्कुल उनको घर में रहना है या कहीं बाहर नहीं जाना या रसोई का काम ही करना है। इस तरह की कुछ पाबंदियाँ थी। उनसे निकलकर औरतें अब आज की जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले रही हैं। यस, बिल्कुल इकोनॉमी बनाने में, देश की इकोनॉमी बनाने में बहुत हाथ है औरतों का, स्त्रियों का, और सामाजिक पहचान बनाने में, ठीक है, बहुत हाथ है स्त्रियों का। राजनीतिक गतिविधियों में भी वो हिस्सा लेती हैं। ठीक है, चुनाव में हिस्सा लेती हैं और जनप्रतिनिधि बनकर आती हैं औरतें। और अभी तो रिसेंटली आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है न्यू। ठीक है, तो क्या है, लेडीज़ की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है। पर्दा प्रथा समाप्त हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्त्रियों ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो ये सब हम देख ही रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है विवाह के स्वरूपों में परिवर्तन हुआ है। पहले क्या होता था, पहले माता पिता अपने बच्चों का विवाह निश्चित करते थे, पर अब क्या होता है, लड़के लड़कियां स्वयं ही अपने जीवन साथी का चयन कर लेती हैं। विवाह अदालतों में होने लगा है। पहले विवाह धार्मिक संस्कार माना जाता था, पर वो एक सामाजिक समझौता बन के रह गया। ये तो बिल्कुल सच है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सभ्यता में परिवर्तन। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास तीव्रता के साथ हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, सभ्यता में परिवर्तन आया है। सभ्यता मतलब जो हमारी संस्कृति थी या हमारे रहन सहन का तरीका था उसमें परिवर्तन आया है। आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा की जाने लगी है, मतलब जो हमारे रिलीजियस हमको मूल्य दिए गए थे या हमको गाइडेंस दी गई थी या शिक्षा दी गई थी, उसको फॉलो करने में कमी आने लगी है। बहुत उसका उपहास किया जाने, मतलब उसकी उपेक्षा की जाने लगी एक तरीके से। इससे भारतीय संस्कृति की सभ्यता का जो स्वरूप है वो बदल गया है पूरा। ठीक है, 7th पॉइंट आता है ललित कलाओं पर प्रभाव पड़ा। जो कलाएं हैं, अलग अलग विद्याएं हैं, उन पर प्रभाव पड़ा है। विभिन्न क्षेत्र में पश्चिमी कला से प्रभावित हुई हैं ये। शास्त्रीय संगीत के स्थान पर, ठीक है, क्या होने लगा है, पॉप संगीत को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट किया जाने लगा, पॉप म्यूज़िक को। और शास्त्रीय जो नृत्य शैली है, ठीक है, जो हमारे क्लासिकल डांस है, उसकी जगह पर कैबरे, बैले, कंटेम्प्रेरी ऐसे जो डांस हैं वो लोकप्रिय होने लगे हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। चित्रकला में आधुनिकता तथा प्रयोगवादी शैलियों को अपनाया जाने लगा है। ठीक है, स्थापत्य शैली तो पूर्णतः पाश्चात्य शैली से प्रभावित हो चुकी है। आगे आता है, ये तो 7 वो पॉइंट मैंने आपको बताए जिन पॉइंट से पता चलता है कि पश्चिमी संस्कृति का जो हमारे भारतीय समाज पर वो है कैसे प्रभाव पड़ा है पाश्चात्य संस्कृति का। इन पॉइंट्स में वो क्लियर हो चुका है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप ये पॉइंट्स अपने आप से बनाकर भी लिख सकते हो अगर आप ये टॉपिक को डिटेल से पढ़ते हो तो। ओके, अब टॉपिक आता है पाश्चात्य समाज और भारतीय समाज की तुलना। ठीक है, उन दोनों में अंतर बताया गया है, उनकी तुलना की गई है। ठीक है, तो पाश्चात्य संस्कृति में क्या है, पाश्चात्य समाज में खुलापन है और भारतीय समाज बंद प्रकृति वाला है। खुलापन आप समझ सकते हो, आप मतलब जब आप ये लाइन को सुन रहे हो तभी आपको समझ में आता है, वहाँ पर क्या है, खुलापन ज़्यादा, मतलब लोग जो है वो जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं। भारतीय समाज जो है वो बंद प्रकृति वाला समाज है थोड़ा सा। सेकंड आता है पाश्चात्य समाज पाश्चात्य समाज में योग्यता के अनुसार वर्ग की सदस्यता को बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे आज कोई अगर निम्न वर्ग में है तो वो मेहनत कर क्या कर सकता है, अपने आप को उच्च वर्ग में या मध्यम वर्ग में ले जा सकता है। अब क्या होता है, भारतीय समाज में क्या है, जो सामाजिक स्थिति होती है वो जन्म आधारित होती है, मतलब यहाँ पर जाति प्रथा होती है जिसकी वजह से जो सामाजिक स्थिति है व्यक्ति की वो जन्म आधारित हो जाती है। कोई व्यक्ति कई कारणों की वजह से अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाता है और स्थिति जो है वो जन्म आधारित होने के कारण जल्दी से नहीं बदली जा सकती। ठीक है, अब पाश्चात्य समाज में क्या होता है, एकाकी परिवार होते हैं। ठीक है, और हमारे भारत में क्या होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं।
अब पाश्चात्य समाज में व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता रहती है, मतलब किसी व्यक्ति के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और भारतीय समाज में समूह अधिक महत्वपूर्ण होता है। पाश्चात्य समाज में तो ये व्यक्ति अकेला भी आराम से रह सकता है, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं होती समाज की, पर भारतीय समाज में समूह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब आती है बात धर्म की। तो पाश्चात्य समाज में धर्म का प्रभाव बहुत कम है, बहुत कम, पर भारतीय समाज में धर्म को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि तीव्रता से परिवर्तनों के कारण जो है वो पाश्चात्य समाज जो है वो गतिशील है, ठीक है, जल्दी बदलता है। और भारतीय समाज में परिवर्तनों की गति धीमी है, परिवर्तन लाने में समय भी बहुत लगता है। इसी तरह पाश्चात्य समाज में धर्म, कर्म, आश्रम, ऋण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ये सब नहीं होती। और हमारे भारतीय समाज में धर्म, कर्म, आश्रम, ऋण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था सब पाई जाती हैं, जिनकी वजह से समाज बहुत यूनिक है हमारा, ठीक है। तो ये तो हो गए इनमें अंतर। अब आता है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विषयों के बीच मुख्य अंतर। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। समाजशास्त्र ऐसा विषय है जिसके बारे में हम लोग पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं, और जो बाकी विषय होते हैं उनके बारे में हमें शिक्षा जो है वो विद्यालयों से या स्कूल से या कॉलेज से जाकर सीखने पर पता चलता है उनके बारे में, ठीक है। और समाजशास्त्र के बारे में, ये समाज के बारे में हमें ज़्यादातर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षण के ही अर्जित हो जाता है, मतलब कोई हमें अच्छे से पढ़ाता नहीं है, फिर भी रहन सहन के तौर तरीके से हमें पता चल जाता है, काफ़ी कुछ हम लोग सीख जाते हैं समाज में रहते रहते ही। और जो अन्य जो विज्ञान है उनमें क्या है, उन विषयों के साथ ऐसा नहीं है, इनके पहले से जानकारी हमें कुछ नहीं होती, और इनके बारे में हमें स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जाकर ही समझना या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तीसरा आता है समाजशास्त्र, जो है उसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, और जो बाकी विज्ञान है उनमें हम मनोविज्ञान में मन के बारे में, अर्थशास्त्र में पैसों रुपए से संबंधित पढ़ते हैं, और इतिहास में प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो यही कुछ मिनिमम डिफरेंसेस जो हैं वो हम पहले भी इनमें पढ़ चुके हैं, और अभी बस इनको रिवाइज करने की बारी थी। तो पहले चैप्टर में इतना ही था, केवल भारतीय समाज का इंट्रोडक्शन था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सितंबर से पहले पूरी सोशियोलॉजी ख़त्म करने वाले हैं, और सिविक्स भी मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। बाकी वीडियोस का जो लिंक है या प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।